क्या टॉपिक है बताओ देखिए? किसान। पहला आंदोलन लिखते हैं, एक नंबर लगा के लिखो बिजोलिया। बिजोलिया आंदोलन। बिजोलिया मूवमेंट। बिजोलिया आंदोलन, बिजोलिया मूवमेंट। ठीक है, सुनना देखो थोड़ा सा, कौन सा आंदोलन है पहला अपना? बिजोलिया। सुनना इधर थोड़ी सी बात है। किसी भी रियासत के अंदर एक जमीन होती जो राजा के पास होती, बाकी जमीन होती सामंतों के पास। किसके पास होती? जो जमीन राजा के पास में होती इसको बोलते खालसा। क्या बोलते? वह भूमि जो डायरेक्टली राजा के कंट्रोल में हुआ करती उसको क्या बोलते? वह भूमि जो सामंतों के पास होती इसको बोलते जागीर। क्या बोलते? या इसको बोलते ठिकाना। क्या बोलते? और जिसको ये मिलती वो आदमी हो जाता सामंत। क्या हो जाता? खालसा का ध्यान तो कौन रखेगा? राजा। जागीर का ध्यान कौन रखेगा? सामंत। अब राजा तो खुद तो क्या देखेगा, राजा अपने आगे कर्मचारी रखेगा, तो राजा खालसा को भी कई भागों में बांट देता। ये जो खालसा के भाग होते इनको बोलते परगने। क्या बोलते? तिब्बी परगने के 41 गांव मिले, राजा को दिया जा रहा है, इसका मतलब क्या दिया जाएगा उसको? परगना। राजा के पास जो भी जमीन होगी। कोटपुतली परगना मिला, ये थोड़ी लिखा कोटपुतली की जागीर मिली। राजा की जमीन है वो खालसा, खालसा के जो टुकड़े होंगे उनको क्या बोलते थे? और सामंतों की जो जमीन है उसको क्या बोलते? जागीर। क्या बोलते? अपने एक रियासत थी मेवाड़। कौन सी रियासत थी? अभी ठिकाने कई प्रकार के होते, छोटे ठिकाने होते, बड़े ठिकाने होते, थोड़े ठीक ठाक से ठिकाने होते। मेवाड़ में 16 बड़े ठिकाने थे। कितने बड़े ठिकाने थे? तो इनको बोलते फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, है ना? पहली लाइन के, दूसरी लाइन के, तीसरी लाइन के ठिकाने बोलते। तो मेवाड़ में जो फर्स्ट ग्रेड ठिकाने थे वो ठिकाने कितने थे? कितने थे? उनमें से एक था बिजोलिया। एक कौन सा था? तो मेवाड़ में टोटल प्रथम श्रेणी ठिकाने कितने थे? 16। उन 16 में कौन सा था? जैसे दो हमने पढ़े, सलूम्बर कोठारिया पढ़े हमने, तो वो भी प्रथम श्रेणी के ठिकाने हुआ करते। सलूम्बर भी फर्स्ट ग्रेड का हुआ करता और कोठारिया भी क्या होता था? फर्स्ट ग्रेड। वैसे एक ठिकाना कौन सा था? बिजोलिया। ये जो बिजोलिया वाला इलाका है, आगे आप राजस्थान ज्योग्राफी पढ़ेंगे, विजय सियाग सर जब राजस्थान ज्योग्राफी पढ़ाएंगे तब बताएंगे। भीलवाड़ा से चित्तौड़गढ़ के बीच में एक पठार है, उस पठार का नाम है ऊपरमाल। क्या नाम है? ऊपरमाल का पठार। तो इसको बिजोलिया भी बोलते थे। ये जो जमीन है इस जमीन को बोलते ऊपरमाल। क्या बोलते? आप यूं समझ लीजिए कि ये पूरा इलाका है, इस इलाके का जो नाम है ऊपरमाल, और इसका जो हेडक्वार्टर है इसका नाम है बिजोलिया। हेडक्वार्टर का नाम क्या है? कि भाई ये पूरा इलाका, ये इलाका तो क्या हो गया अपना? ऊपरमाल। और इसकी राजधानी अपने यहां बना दे तो ये अपने क्या हो गई? बिजोलिया। आप यूं मान लीजिए पूरा इलाका राजस्थान, राजधानी जयपुर। आगे बात समझे? इलाके का नाम तो क्या है? ऊपरमाल। और उसका जो हेडक्वार्टर है वो कौन सा है? तो इसको ऊपरमाल भी बोल देते हैं, बिजोलिया भी बोल देते हैं। मेवाड़ में एक राजा राज कर रहे थे, उनका नाम था राणा सांगा। कौन राज कर रहे थे? राणा सांगा। मेवाड़ में एक राणा बने, और राणा सांगा के पास में एक बार एक बंदा आया, उस बंदे का नाम है अशोक परमार। क्या नाम बंदे का? अशोक परमार। उत्तर प्रदेश में एक जगह पड़ती है जगनेर। कौन सी जगह? वो जगनेर का रहने वाला था। पहले राजा महाराजाओं के टाइम में ये था जी, जिस आदमी के तलवार में जोर है वो कहीं जाके नौकरी कर लेगा। जिस आदमी की तलवार में जोर है वो कहीं जाके नौकरी कर लेगा। अशोक परमार को लगा ठीक है मेवाड़ चलते, मेवाड़ बड़ी रियासत है, वहां पर मौके ज्यादा मिलेंगे, वहां पे लड़ेंगे, ढंग से लड़ेंगे। और राणा सांगा के साथ एक दो लड़ाइयों के अंदर गया। राणा सांगा बड़े इंप्रेस हो गया, शानदार बंदा है। और राणा सांगा ने कहा कि तू मेरे प्रथम श्रेणी का सामंत है। और कौन सा ठिकाना दे दिया इसको? तो बिजोलिया का ठिकाना किसने किसको दिया था? अशोक परमार कहां से आया था? तो राणा सांगा ने खूब युद्ध लड़े। उन युद्धों में एक बड़ा युद्ध लड़ा था उन्होंने, उसका नाम है खानवा। कौन सा युद्ध है? थोड़ा बहुत नाम सुना होगा आपने। बाबर के खिलाफ जो युद्ध लड़ते हैं वो कौन सा युद्ध लड़ते हैं? और इस खानवा के युद्ध में बिजोलिया से कोई लड़ने के लिए बंदा गया है, तो वो बंदा गया अशोक परमार। कौन गया? 3 बातें याद रखनी है। एक तो ये कि बिजोलिया जो मेवाड़ रियासत का किस ग्रेड का ठिकाना है? बिजोलिया भी बोलते हैं, क्या बोल सकते हैं इसको हम? ऊपरमाल।
किसने किसको यह ठिकाना दिया था? और अशोक परमार कौन से बड़े युद्ध में लड़ा था? खान। कौन से युद्ध में लड़ा? खान। याद रहेगी? ये थोड़ी बिजोलिया की हिस्ट्री, किसान आंदोलन बाद में शुरू करेंगे, थोड़ा बिजोलिया के बारे में पढ़ते हैं। तो लिखो, एक इसमें लिखना शुरू करो। बिजोलिया में देखो, बिजोलिया मेवाड़ रियासत का प्रथम श्रेणी ठिकाना था। बिजोलिया कोष्टक में भीलवाड़ा लिखना, भीलवाड़ा में पड़ता है आजकल बिजोलिया। बिजोलिया मेवाड़ रियासत का प्रथम श्रेणी ठिकाना था। बिजोलिया वॉज फर्स्ट ग्रेड ठिकाना ऑफ मेवाड़ स्टेट। बिजोलिया मेवाड़ रियासत का प्रथम श्रेणी ठिकाना था। बिजोलिया वॉज फर्स्ट ग्रेड ठिकाना ऑफ मेवाड़ स्टेट। मेवाड़ रियासत का प्रथम श्रेणी ठिकाना था। बिजोलिया वॉज फर्स्ट ग्रेड ठिकाना ऑफ मेवाड़ स्टेट। मेवाड़ रियासत का प्रथम श्रेणी ठिकाना था। कौन से ग्रेड का ठिकाना था? फर्स्ट ग्रेड का ठिकाना था। लाइन चेंज करके लिखो। राणा सांगा ने अशोक परमार को यह ठिकाना दिया था। राणा सांगा गेव दिस ठिकाना टू अशोक परमार। कोष्टक में लिखना जगनेर। अशोक परमार कहां का था? जगनेर। राणा सांगा ने अशोक परमार को यह ठिकाना दिया था। राणा सांगा गेव दिस ठिकाना टू अशोक परमार। राणा सांगा ने अशोक परमार को यह ठिकाना दिया था। राणा सांगा गेव दिस ठिकाना टू अशोक परमार। अगला लिखो, अशोक परमार ने खानवा युद्ध में भाग लिया था। कब हुआ, कैसे हुआ, किसके बीच? आगे पढ़ेंगे। एवरिता लिख लो। अशोक परमार ने खानवा युद्ध में भाग लिया था। अशोक परमार पार्टिसिपेटेड इन बैटल ऑफ खानवा। अशोक परमार ने खानवा युद्ध में भाग लिया था। अशोक परमार पार्टिसिपेटेड इन बैटल ऑफ खानवा। एक लाइन और लिख लो। बिजोलिया उपरमाल क्षेत्र में स्थित है। बिजोलिया इज लोकेटेड इन उपरमाल एरिया। उपरमाल का पठार है यहां पर। बिजोलिया उपरमाल क्षेत्र में स्थित है। बिजोलिया इज लोकेटेड इन उपरमाल एरिया। बॉक्स में बंद करो इन 4 लाइनों का ना। आंदोलन से कोई लेना देना नहीं, और ये बिजोलिया के बारे में बातें हैं, यहीं पढ़ ली। अलग से पढ़ने का अपने को मिलेगा नहीं कुछ मौका इसमें। अब मैं बताऊं, 4 लाइन, 3 ही लाइनें लिखी। उपरमाल वाली लाइन छोड़ दो, वो तो मैंने के लिए आपको समझाने के लिए 3 लाइनें। इन 3 लाइनों से आरपीसी के 2 सवाल पूछे हुए। मुझे याद है एक बार किसी के एग्जाम में सवाल था, कोई महिला सुपरवाइजर ऐसा कोई एग्जाम था, उसमें क्वेश्चन था, इनमें से बिजोलिया ठिकाना कौन सी राजपूत जाति से संबंधित था? उसने ऑप्शन दिए, चौहानों से, सिसोदियों से, राठौड़ों से, परमारों से। परमारों से। किससे संबंधित है? क्योंकि ठिकाना किसको मिला था? अशोक। कई क्या बाद में डेढ़ होशियार होते हैं, वो दिमाग लगाते हैं, सर मेवाड़ सिसोदियों का था, इसलिए ठिकाना किसका है? सिसोदियों। ना, सिसोदियों ने परमारों को दे रखा है। किसको दे रखा है? तो आंसर क्या होना चाहिए? परमार। और बताता हूं, एक क्वेश्चन है, इनमें से किस व्यक्ति ने हल्दी घाटी के युद्ध में भाग नहीं लिया था? क्या क्वेश्चन है, बोलो देखे। इनमें से किस व्यक्ति ने हल्दी घाटी के युद्ध में भाग? पहला ऑप्शन है भवानी सिंह, दूसरा ऑप्शन है प्रताप सिंह, तीसरा ऑप्शन है सालीवाहन सिंह, चौथा ऑप्शन है अशोक परमार। हमें नहीं पता भवानी सिंह लड़ा था कि नहीं लड़ा था। 3000 आदमी लड़े प्रताप की तरफ से, लड़ लिया होगा कोई भवानी सिंह। हमें यह भी नहीं पता कि प्रताप सिंह नाम का भी कोई आदमी इसमें था कि नहीं था। हम सालीवाहन सिंह का तो नाम ही नहीं सुना हमने, और हम एग्जैक्टली जानते हैं कि अशोक परमार तो पक्का ही नहीं लड़ा, क्योंकि वो खानवा लड़ा था। कौन सा लड़ा था? हम आगे पढ़ेंगे, खानवा और हल्दी घाटी में 50 साल का अंतर है, तो पहली बात तो लड़ा ही नहीं होगा। और फिर यदि हल्दी घाटी भी लड़ा होता तो हम चीख चीख के लिखते, उस योद्धा का नाम बताओ जो खानवा तथा हल्दी घाटी दोनों में उपस्थित था। हमने ऐसा नहीं लिखा, इसका मतलब वो कौन से में लड़ा था केवल। सवाल ये नहीं है कि हल्दी घाटी के युद्ध में कौन कौन लड़े थे, सवाल ये है कि खानवा में कौन लड़ा था। अशोक परमार। उसने सवाल चेंज कर दिया। स्टूडेंट क्या करता है, उसने कौन सा नहीं था और पहला ऑप्शन देखता भवानी सिंह, उसने लगता भवानी सिंह तो पक्का ही नहीं रहा होगा, चौथे ऑप्शन तक जाता ही नहीं है, वो पढ़ता ही नहीं आगे प्रताप सिंह और सालीवाहन सिंह और अशोक परमार, वो पहले के अंदर ही करके आ जाता है। तो दोनों चीजें याद रहेगी। तो अशोक परमार कौन से युद्ध में लड़ा था, और बिजोलिया ठिकाना किसने किसको दिया था, और किस ग्रेड का ठिकाना था, इस इलाके का नाम क्या था। आप किसान आंदोलन में तो उसके कोई ना कोई कारण रहे होंगे, लिखो आंदोलन के कारण। हाँ,
नहीं था, पहले ठिकाना नहीं था, सांगा ने इसी टाइम बनाया था। आंदोलन के कारण। हाँ, क्या पेपर सॉल्व करवाना है? करवा देंगे। ऐसा क्या है पेपर के अंदर? है क्वेश्चन कंफ्यूजन है, आंसर पता चल गए, आंसर बता दिए तो बस तुम्हारा कंफ्यूजन दूर, आंसर है वो सही है। हाँ, फिर भी कंफ्यूज है तो तुम ये मानो कि जो भी हमारा दिमाग चल रहा है वो गलत है, तो जो आंसर वाले ने बताया वो सही। करवा दें, मैं करवा दूं, कर लेंगे। क्या लिखा है? आंदोलन के कारण। घुटने दो, थोड़े दिन मन में चलने दो, उसके 5-7 दिन बाद में कर लेंगे कभी, तब तक तुम्हारी शंकाएं मिट आ जाएगी। ज्यादातर आंसर तुम्हें आ जाएंगे तो मुझे करवाने में जोर नहीं आएगा, क्योंकि ये मैं यकीन से जानता हूं कि आपको 100 के 100 सवाल बताने हैं। दौड़े आगे दौड़े, है ना? मैं किसी बैच में जाकर हूं कौन से में डाउट है, उधर से एक बोलता 87, 27, 52, मुझे लगता है इससे ज्यादा पूरा ही करा दो। बदतमीजों की तरह और बोलते हैं। तो ये तो मुझे पता है कि आपको बताने तो 100 के 100 सवाल है। ऐसा कोई सवाल पूछा हुआ ना, मान लो उसमें सिंपल सा कि कालीबंगा कौन से जिले में है, तो भी आपको सर एक बुक में गंगानगर लिखा हुआ था, और लिखा हुआ भी होता है। कोई पुरानी बुक उठा के देखते हो, क्योंकि पहले हनुमानगढ़ गंगानगर में था, तो 1994 में आपका हनुमानगढ़ बना है, उससे पहले तक तो ये गंगानगर ही होता था। तो किसी पुरानी किताब के अंदर लिखा कालीबंगा गंगानगर जिले में स्थित है, अब सर आपने हनुमानगढ़ लिखा दिया, अगर जिला तो गंगानगर ही लग रहा है इसका, तो मैं करवा दूंगा, निश्चिंत रहे आप। अपने तो पढ़ाई पे ध्यान दें। पेपर का उद्देश्य केवल इतना है कि आपने जो पढ़ा था उसका रिवीजन करवा लिया, पेपर में पढ़ने का मौका दे दिया, और कोई उद्देश्य नहीं है उसका, तो साइड में रख दें। अपने जो चल रहा है इस पे ध्यान दें। एक दिन बीच के अंदर कभी उस पेपर का डिस्कशन कर लेंगे अपने। क्या लिखा? आंदोलन के कारण। अच्छा मुझे बताओ कि टैक्स कम होंगे तो किसान आंदोलन करेंगे, टैक्स ज्यादा होंगे तो? ज्यादा होंगे तो यहाँ पे 84 प्रकार के टैक्स थे। कितने प्रकार के? लिखो, 84 प्रकार के कर। टैक्सेस ऑफ 84 टाइप्स। 84 प्रकार के कर, टैक्सेस ऑफ 84 टाइप्स। कितने प्रकार के कर? अच्छा, आप में से अभी कौन कौन कर देता है टैक्स? कौन कौन देता है आप में से? अरे सारे देते हो। दूध की थैली खरीद के लाते होंगे, उसमें टैक्स है भाई। टैक्स दो प्रकार के, एक डायरेक्ट और एक, प्रत्येक वस्तु पे इनडायरेक्ट टैक्स है। तो आप सारे दे रहे हो, तो गर्व से कहा कीजिए यहाँ हम देते हैं। मैं कहता हूं देते हो क्या? ना सर, टैक्स नहीं दिया सर हमने कभी। आप टैक्स का मतलब इनकम टैक्स ही समझते हो? नहीं, वो एक टैक्स का बड़ा भाग है इनकम टैक्स, लेकिन उसके अतिरिक्त कई प्रकार के टैक्स है। मैं तो कहता हूं आप गांव जाते होंगे, बस में बैठ के गांव जाते होंगे, तो भी तो दे के जाते हो टोल टैक्स। आप सर वो तो बस वाला देता है, वो आपसे लेता है। बस वाला नहीं देता है, वो आपसे ले रहा होता है। तो आज भी खूब प्रकार के टैक्स लगते हैं। मैं तो कहता हूं आप किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने जाइए, वो जब बिल आए तब उस बिल को देखना, छोड़िए जीएसटी, गोली मारिए जीएसटी के, उसके नीचे लिखा होगा स्वच्छ भारत अभियान कर। कौन सा कर? उसके नीचे लिखा होगा किसान कल्याण कर। ये लगते हैं वहां। जीएसटी तो लगेगा, आपने सर्विस ली है तो सर्विस में तो टैक्स लगना ही है, और वहां स्वच्छ भारत अभियान का भी लग रहा होगा। 0.5% होता, थोड़ा सा है, 0.5% होता। होता 0.5%। भारत को स्वच्छ करने के लिए तो मैं 5% भी दे सकता हूं, तो ऐसे लगा दूं डेयरी में, और वो 0.5 0.5 0.5 करते तो खूब सारा इकट्ठा होता है। भारत के कितने लोग रेस्टोरेंट में जाते होंगे, उनके ऊपर लग रहा है वो, या इस प्रकार की किसी भी दूसरी चीज पे लग रहा होगा। तो आज भी खूब प्रकार के टैक्स लगते हैं, तो उस टाइम भी खूब प्रकार के टैक्स लगते हैं। हालांकि इनमें से कई कर ऐसे थे जो मान लो कभी लगे नहीं होंगे। जैसे एक टैक्स हुआ करता खिचड़ी। कौन सा टैक्स था? खिचड़ी कर। खिचड़ी कर हुआ करता। क्या कहता है खिचड़ी कर? खिचड़ी कर यह कहता है कि यदि राजा कभी आपके गांव में आएगा, कौन आपके गांव में आएगा, तो सारे गांव वाले मिलके खाना खिलाओगे। खिलाना ही पड़ेगा, स्वाभाविक बात। अपने गांव में कोई मेहमान आ जाए तो खाना तो खिलाएंगे, तो अब उस खाने के रुपए कहां से आएंगे? तो सारे गांव वाले चंदा इकट्ठा करेंगे, वो एक प्रकार का टैक्स। सब गांव वाले दो, तब राजा जी को खाना खिलाया जाएगा। वो कर कौन सा हो गया? कब लगेगा ये? मान लो राजा गांव में नहीं आए तो? मैं कहता हूं आज लोकतंत्र है,
लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है। 75 साल बीत गए। कितने साल बीत गए? हम में से 75 आदमी भी ऐसे नहीं है जिनके गांव के अंदर मुख्यमंत्री आया होगा। अपने गांव में 75 साल में कितनी बार सीएम साहब आके गए, है ना? एक बार को एक मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री कितने सारे बन गए। जबकि आज तो ट्रांसपोर्टेशन है, आज कम्युनिकेशन है, आज जनता का राज है। जयपुर वाले कह सकते हैं कि सर हमारे तो दिल्ली आते हैं क्योंकि सीएम रहता है जयपुर में भाई। बाकी तो अपने गांव वाले तो नहीं कह सकते ना कि ठीक है कभी कभार आ गए होंगे, और आए होंगे तो अपने गांव वालों ने पक्का खाना खिलाया होगा। तो कोई मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, कलेक्टर साहब रुकते गांव वाले खाना खिलाते हैं। अब ये तो मेरे को याद आता है 99 2000 तक की बातें याद आती है कि कभी कलेक्टर साहब गांव में आते थे ना तो गांव वाले वाकई चंदा करते थे कि खाना खिलाना है। इन सालों के अंदर ये चंदा करना इकट्ठा बंद किया है क्योंकि आजकल खाना खिला देते हैं सरपंच साहब। कौन खिला देते हैं? क्योंकि ठेके भी तो उनको ही मिलते हैं। पहले सरपंच साहब के पास कमाई नहीं थी। ये सरपंचों की कमाइयां शुरू ही 95 के बाद हुई है। पहले जो सरपंच बनता था ना वो बर्बाद हो जाता था, रुपए मिलते ही नहीं थे सरपंचों को, कोई रुपए नहीं मिलते, और सरपंचों के चुनाव भी नहीं होते थे। वो मेरे दादाजी ने किस्सा सुनाते हैं कि ये ना ये पहले पैसे वाले थे बहुत ज्यादा, वो अब तो गरीबड़े से, अब तो इनके पास पैसे है नहीं, अब कहां गए? तो वो गांव वाले लोकल भाषा में कहते हैं एक बार सरपंच बन गया। ये एक बार क्या बन गए थे तुम? तो रुपए और कमाने चाहिए कि नहीं, ये 3 बार सरपंच बन गया। हुआ ये था 1967-68 के आसपास में जो सरपंचों के चुनाव हुए। सरपंच कितने साल के लिए बनता है? 5 साल। 5 साल के लिए सरपंच बना दिया। अब अगले 5 साल बाद सरकार ने चुनाव करवाए नहीं। सरकार मरने दो, जो पिछला है उसको ही कह दो तू ही है सरपंच। वो कहे नहीं नहीं मैं नहीं हूं सरपंच, ना ना तुझे एक बार और बनना पड़ेगा। 5 साल 10 साल हो गए, अब वापस चुनाव करवाओ। सरकार ने कहा अब यार कौन चुनाव करे, एक बार तुम और बनाओ। उसने कहा हाथ जोड़ रहा हूं मैं। तो सरपंच कितने साल रह गया? बर्बाद हो गया बेचारा। गवर्नमेंट से टक्का आता नहीं था, पंचायती राज संस्थाओं के पास वित्तीय अधिकारी नहीं थे, अब पैसे तो आते नहीं, तो सरपंच गांव का चौधरी तो ही गया, गांव का मुखिया तो बन ही गया। कोई हारी में, बीमारी में कहीं जाना पड़े बेचारा वही जाए। 4 मेहमान आएंगे तो किसी घर पे जाएंगे? सरपंच के घर पे जाएंगे। मिंद्र में चंदा देना सब ज्यादा कौन दे? सरपंच। सरपंच साहब बर्बाद हो जाया करते। तो पहले ये चंदा कर करके खाना खिलाया करते थे जी, रुपए नहीं हुआ करते थे। अब जाके सरपंच, अब यह है कि एक बार सरपंच बोलेरो, दूसरी बार सरपंच स्कॉर्पियो, तीसरी बार सरपंच फॉर्चून, और सरपंच की तनख्वाह कितनी? 5000। कितनी? 3500। ये करिए 3500 ही है सर। बीच में राजस्थान के सरपंचों ने हड़ताल की कि मंत्री जी ढंग से काम नहीं कर रहे, और मंत्री जी हमारे फालतू में अड़ंगा डाल रहे हैं कि ये चेक करो, ये चेक करो। हमारे पास है क्या जो चेक करो? क्या ये ऐसे खोल खोल के बैठे हैं, घोटाला हो गया, ये हो गया, और ये शिकायत करने के लिए जयपुर में इकट्ठे हुए। सीधी सी बात है, किसी का भी शोषण हो रहा तो उनको इकट्ठा होना। जब सरपंच ये कहने के लिए आए कि हमारे पास क्या है जो हमारी जांच करवा रहे हो, वो सारे सरपंच फॉर्च्यूनर लेके आए। तुम्हारे पास ये है भाई साहब, स्कॉर्पियो और इनकी फॉर्च्यूनर की लाइन लगा दी थी स्टेडियम के अंदर, सबके पास सारी गाड़ियां ले लेके आए, और फिर कहे कि साहब हमारे पास क्या है। भारतीय लोकतंत्र है, अपने हिसाब से चल रहा है। तो वैसे वैसे पहले भी खूब प्रकार के टैक्स लगते थे। ये कितने प्रकार के टैक्स थे? तो कहने का मतलब है कई टैक्स तो ऐसे थे जो कभी नहीं लगते। जो एक मुख्य टैक्स जो हमेशा लगता था वो था भू राजस्व। कौन सा था? लैंड रेवेन्यू, है ना। और मैंने बताया था कि अंग्रेजों के आने के बाद वो लैंड रेवेन्यू बढ़ने लग गया। पहले वो लैंड रेवेन्यू ठीक ठाक था, इसलिए अंग्रेजों के आने से पहले अपने राजस्थान के अंदर कोई भी आंदोलन, पहले यह था कि एक तो लैंड रेवेन्यू ज्यादा था भी नहीं, कम था। दूसरा, जो तेरे हुआ वो दे दे, बाजरा हुआ तो बाजरा दे दे, गेहूं हुई तो गेहूं। अब ये आ गया था केस दो। क्या दो? केस वाले मामले में दिक्कत है। केस किसान के पास तब आएगा जब फसल बिकेगी। अपने ऐसी फसलें नहीं थी जो बिके। बाजरा कौन खरीदे जब पूरे गांव में सबके पास बाजरा खरीदेगा कौन? खाद्यान्न फसलें ज्यादा बिकती, इसलिए आप नोटिस कर लो ना, खाद्यान्न की रेट वो की वही है भाई। गेहूं आजकल क्या रेट है? 2200, है ना। मेरे 96-97 के आसपास के भाव याद आते हैं, तब 2004 तक के मेरे को भाव याद होंगे। तब भाव थे 600-700, मतलब 20 साल के अंदर वो 600 से 2000 आया है।
आप बाकी चीजों की रेट देखो। चीनी क्या रेट है? कितनी हो रही है? 45। कितनी हो रखी है? 45। जबकि उस टाइम ये कोई 14-15 रुपए हुआ करती। तो बाकी चीजों, क्योंकि गन्ने की रेट बढ़ गई। गन्ना कैश क्रॉप है, गन्ना कैसी है? नकदी फसल है, तो ऐसी फसलों की रेट बढ़ जाती है। खाद्यान्न फसलों की रेटें ज्यादा बढ़ती नहीं है। खाद्यान्न, बाजरे की तो और ही नहीं बढ़ी होगी, बाजरा तो और ही कम के अंदर पड़ा होगा एकदम। तो वो कि वो यहां भी समस्या थी कि अपने राजस्थान में खाद्यान्न ही होता था, खाद्यान्न का केस मिल नहीं पाता वैसे, और टैक्स आपने बढ़ाने शुरू कर दिए तो किसान परेशान थे। क्या टैक्स की रेट तो बढ़ गई और फसल की रेट बढ़ी नहीं। देखो, अधिक भू राजस्व, हाई लैंड रेवेन्यू, अधिक भू राजस्व, हाई लैंड रेवेन्यू, अधिक भू राजस्व, हाई लैंड रेवेन्यू। अधिक भू राजस्व। अच्छा, और भू राजस्व लेने का तरीका क्या होना चाहिए? तो ये था कि भाई, जैसे मैंने बताया था कि पहले किसी टाइम में 1/6 लिया करते। कितना लिया करते? 1/6। एक दिन बात कर रहे थे ना अपने साथ कि पहले 1/6 थे, बढ़ाते बढ़ाते वो हो गया था 1/3 तक। कितना हो गया था? और किसान कह रहा था दे देंगे भाई, 1/3 दे देंगे, क्योंकि राजा रक्षा करता है। राजा रक्षा करता है तो उसके बदले में क्या लेता है? टैक्स। तो ठीक है, तेरे को हम टैक्स देंगे। और क्या तरीका होना चाहिए? मान लो मैं किसान हूं, तो तरीका ये होना चाहिए कि मेरी फसल निकाली मैंने, फसल को साफ की, फसल को साफ करने के बाद कचरा अलग हो गया, फसल अलग हो गई। अब मैंने फसल तोली और मेरे बाजरा हो गया मान लो 150 क्विंटल। कितना हो गया? 1/3 राजा को देना है। तो राजा को कितना देना है? 50। ठीक है, पहले जाओ 50 राजा ले जाओ, 100 मैं मेरा रख लूंगा। यही हिसाब होना चाहिए। पर हिसाब ये नहीं था। हिसाब ये था कि जब मैं मेरा बाजरा काट लूंगा, बाजरा क्या कर लूंगा? काट के गठरियां बना बना के रखते हैं। दो चीज होती है, पहले फसल को काटना, फिर फसल को साफ करना, कचरा उसका अलग करना। अब तक मैंने कचरा अलग नहीं किया, अब तक मैंने फसलों को काट काट के गठरियां बना बना के रखी है। उन गठरियों को बोलते हैं लाटा। गठरियों क्या बोलते हैं? फसल की जो गठरियां रखी होती है खेत में, अब तक उस फसल को साफ नहीं किया होता है, उन गठरियों को क्या बोलते हैं? अब वो लाटे मैंने रख दिए, मैंने मेरे खेत के अंदर लाटे रख रखे। अब राजा का एक बंदा आता, राजा की तरफ से बंदा आता, पटवारी। कौन आता? याद रखना, पटवारी हमारा ऐसा कर्मचारी है जो राजा के टाइम में भी था, आज भी है। बाकी सबके नाम बदल गए, पटवारी अभी तक भी क्या है? पटवारी है। इसलिए पटवारी से लोग आज दिन तक डरते हैं, क्योंकि राजा के टाइम में वो मुख्य राजा का बंदा होता, क्यों ना डर लगे उससे। इसलिए आज भी अपने कहते हैं तो ऊपर बनवारी, नीचे पटवारी। या तो भगवान चेंज कर सकता है सिस्टम को, या सिस्टम को चेंज कौन कर सकता है? पटवारी जी चेंज कर सकते हैं। तो पटवारी जी आते, और पटवारी जी आते और पटवारी जी आके उन लाटों को देखते। किसको देखते? वो लाटे पड़े हैं जो अभी तक साफ नहीं किए गए, फसल साफ नहीं की, कचरा अभी पड़ा है उनके साथ में, उनको देखते और उनको देख के अंदाजा लगाते। क्या लगाते? अंदाजा लगाने को अपनी राजस्थानी भाषा में बोलते हैं कुंता। क्या बोलते हैं? कूटना, अंदाजा लगाना, अनुमान लगाना, एस्टिमेट। जैसे मैं बताऊं, अभी मेरे पास कोई आगे पूछे कि सर इस बैच में कितने बच्चे हैं, और मैं अंदाजे से कर दूंगी यार मुझे लगता है आज 1000 आए होंगे, ये तो अंदाजा है। मैं आपको गिनूंगा नहीं यार, एक एक गिनो, 1 2 3, और फिर नहीं 1268 है, ये तो गिनना हो गया। और मैं अंदाजा लगा दूं, 1000 कर दूं, 1500 कर दूं मैं, तो ये क्या हो गया? अपने आप में अंदाजा लगाना, अनुमान लगाना, कूटना। इस वर्ड को और सुना होगा कभी, मैं अक्सर गांव के अंदर सुनता हूं कि कोई मम्मी के पास में पड़ोसन चाची आए और उन्होंने आका भाई घी पड़ा आपके पास? कि हाँ। कितना है? तो मम्मी वो केतली निकाल के लेके आती है, घी वाली भरी हुई, ला के रखती। कितना है इस केतली में? कूट लो। क्या कर लो? अंदाजा लगा लो, अनुमान लगा लो। और चाची जी कहते हैं कि 5 किलो की तो है केतली के, दियो। अब यदि 5.25 निकला तो भला तुम्हारा, 4.25 निकला तो फूटे तुम्हारे। हमने तो कितने में कूट के दिया आपको? 5 के अंदर कूट के दिया है ना। अब तो फिर भी मैं पता नहीं कैसी व्यवस्था रही होगी। पहले मुझे याद है गांव के अंदर ये गेहूं और सरसों निकाल लेते, तो जो कचरा होता तूड़ी है ना, तो बट्टे वाले लेके जाते थे, ईंट बट्टे वाले लेके जाते। तो किसान इस कचरे को तो कुछ समझता ही नहीं था, यूं ही दे दिया करते। तो कोई बट्टे वाला आया, बट्टे वाला ना कहा चौधरी साहब तूड़ी पड़ी है, तूड़ी मतलब वो जो कचरा बच गया पीछे, कि हाँ कितनी पड़ी है? कि कूंट लो। कौन तोले कचरे को? तो बाद में हिसाब लगाता कि 50 से क्विंटल हो जाएगी, ले जा। अब उसने जो होने पौने भाव दिए, जिता कुछ हुआ, जिती हुई वो लेके चले गए। तो ये सब कूनते ही जाते थे कि इन चीजों को कौन तोलेगे। तो कूटना मतलब क्या है? अंदाजा लगाना। तो पटवारी जी आए, पटवारी जी ने आके मेरे से पूछा भाई खेत तेरा है? मैंने कहा हाँ। तेरे लाटे पड़े? मैंने कहा हाँ। कहां तक पड़े? मैंने कहा वो वहां तक मेरे लाटे। और पटवारी जी ने कहा यार फसल जोरदार है तेरे,
और तेरे तो लगता है इस बार पक्की 200 क्विंटल फसल हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? मैंने कहा नहीं पटवारी जी, ये मैं जब कचरा साफ कर लूंगा उसके बाद आप तोल लूंगा तब आप देखना, ये नहीं है, ये 150 नहीं होगी। पटवारी जी का नाना ऐसे मत करे, वहां तक पड़ी यार, 200 हो जाएगी। अब यदि 200 क्विंटल फसल पटवारी जी कुंता लगा रहे हैं, अनुमान लगा रहे हैं, टैक्स कितना देना है? 1/3। 200 को 1/3 लगभग 66। तो पटवारी जी लिख के जाते कि भाई फलान जी से 66 क्विंटल टैक्स लेना है। अब मैंने फसल को साफ किया, फसल को साफ करने के बाद में उसको तोला, तोलने के बाद में जब मैं उसका हिसाब लगा रहा था भाई मेरी कितनी हुई, तो मान लो मेरी फसल हुई है वो 144 क्विंटल। कितनी हुई है? 144 क्विंटल के हिसाब से मुझे कितना देना चाहिए बताओ जगह? 1/3 कितना होगा इसका? 48। कितना होगा? तो मुझे देना तो कितना चाहिए? 48। लेकिन कईयों को तो ये लग रहा है कैसे आया 48? ऐसे 144 का 48 कैसे कर दिया? बच्चों इसमें 3 का भाग लगाया था, है ना? भाग भाग होता है, भाग जानते हो? डिवाइड किया था बच्चों, 3 4 जा। अच्छा ऐसे निकालोगे क्या और कोई तरीके से निकालोगे? तो ये ऐसे किया था, तब जाके क्या है आपका? कई दिमाग में सोचते रहते हैं कि 48 कैसे लिया है अचानक। तो भाई जितना भी हुआ मैं देता हूं, 150 हो गया, 144 हो गया, कितना आ गया? 48। अब देना तो मुझे कितना चाहिए? 48। और मैं जमा कितना करवाऊंगा? कितना ज्यादा चला गया? कितना ज्यादा चला गया? सर ये चीटिंग है सर, हिस्ट्री पढ़ा दो सर, ये कोई मतलब नहीं हुआ। 18 क्विंटल ज्यादा चला। कितना ज्यादा चला गया? किसान इससे परेशान था। किसान का पहली बात तो कहना था भाई वैसे टैक्स ज्यादा है, फिर तुम तोल के नहीं लेते, कोई बात नहीं ज्यादा ले लो, लेकिन कम से कम कैसे लो? तोल के लो। हम कुंता नहीं लगाएंगे। क्या नहीं लगाएंगे? कुंता का मतलब क्या है? एस्टिमेट लगाना, अंदाजा लगाना। लाटा मतलब क्या है? वो जो फसल की कटरियां, लाटों का कुंता लगाते, इसलिए इस व्यवस्था को कहते हैं लाटा कुंता व्यवस्था। क्या कहते हैं? तीसरा लिख लो, लाटा कुंता व्यवस्था, लाटा कुंता सिस्टम। तीसरा कारण लिख लो, लाटा कुंता व्यवस्था, लाटा कुंता सिस्टम। कौन सी व्यवस्था? लाटा कुंता व्यवस्था। अच्छा, किसान एक चीज से और परेशान थे। जैसे आप सुबह सुबह 7 बजे क्लास में आते हो और आपको कहा जाए कि वो सामने एक जो प्लॉट खाली पड़ा है उसमें अपने एक मकान बना रहे हैं, कोचिंग का एक कमरा उधर और बना रहे हैं, हॉल बना रहे हैं, और सुबह सुबह 7 से 9 2 घंटे तक तुम उधर ईंटें फेंकोगे। नवीन जी का थोड़ा काम कराओ। आपने कहा ओ कोई नहीं, हिस्ट्री वाली क्लास नहीं लेंगे, अपने ईंटें फेंक देंगे उधर। आपने 9 बजे तक ईंटें फेंकी, बाद में नवीन जी को, नवीन जी 2 घंटों का हिसाब, पार्ट टाइम जॉब किया है ना, हाथ खर्च तो मिलना चाहिए। नवीन जी का थप्पड़ मारूंगा, बैठो क्लास में जाके चुपचाप। बिना पैसे दिए किसी से काम करवाना बेकार। क्या होती है? किसान इससे परेशान। कई बार ऐसा होता कि राजा या सामंत उससे क्या करवा लेते? बेगार, और उसके पैसे उसको मिलते तो आंदोलन नहीं करेगा ये सब होगा। लिखो बेगार, बेगार है। फोर्सफुली लेबर, बिना पैसे दिए काम करवाने को क्या बोलते हैं? बेगार। तो क्या कारण हो गए? कितने प्रकार के टैक्स लग रहे हैं? 84। भू राजस्व क्या है? ज्यादा। लेने का तरीका क्या है? लाटा कुंता। और आपके बिना पैसे दिए काम करवाना क्या है? किसान इनसे परेशान चल ही रहे थे, इतने में एक लफड़ा और हो गया। 1903 की बात है। कब की बात है? बिजोलिया में एक सामंत है, उसका नाम है कृष्ण सिंह। क्या नाम बिजोलिया के सामंत का? और कृष्ण सिंह ने कहा कि यदि कोई किसान अपने लड़की की शादी करेगा तो उसे टैक्स देना पड़ेगा। किसान लड़की की शादी करेगा तो क्या देना पड़ेगा? जो भी किसान अपने लड़की की शादी करे वो मुझे एक टैक्स ला के दे। अच्छा, अपने घर में जब लड़की की शादी करते हैं, बहन बेटी की शादी करते हैं, तो मंडप बनाते हैं जिसके चारों तरफ फेरे होंगे, जिसके चारों तरफ वो जो अग्नि जलती है, अग्निकुंड जो होता है, उसको बोलते हैं चौरी। क्या बोलते हैं? क्या होती है चौरी? वो अग्निकुंड, वो जो अग्निकुंड होता है उसको क्या बोलते हैं? जिसके चारों तरफ फेरे लेते हैं उसको क्या बोलते हैं? चौरी। जिसके घर में चौरी बनेगी वो टैक्स देगा। जिसके घर में चौरी बनेगी वो क्या देगा? किसके घर में बनेगी चौरी? जिसके लड़की की शादी हुई। तो नया टैक्स लगा दिया गया, चौरी कर। कौन सा लगा दिया गया? किसके द्वारा? कृष्ण सिंह। कब लगा दिया गया? कब लिया जाएगा टैक्स? जब भी किसानों की लड़कियों की शादी।
अगला लिख लो चौरी कर, चौरी टैक्स। अगला लिखो चौरी कर, चौरी टैक्स, डैश लगा के लिखो। 1903 ईस्वी में, इन 1903 एडी, कृष्ण सिंह ने यह कर लगाया था। कृष्ण सिंह इंपोज दिस टैक्स, उसने इंपोज किया। कृष्ण सिंह ने यह कर लगाया था। कृष्ण सिंह इंपोज दिस टैक्स। कृष्ण सिंह ने यह कर लगाया था। कृष्ण सिंह इंपोज दिस टैक्स। यह कर किसानों से उनकी लड़कियों की शादी के समय लिया जाता था। दिस टैक्स वॉज कलेक्टेड ऑन वेडिंग ऑफ गर्ल्स ऑफ फार्मर्स। यह कर किसानों से उनकी लड़कियों की शादी के समय लिया जाता था। दिस टैक्स वॉज कलेक्टेड ऑन वेडिंग ऑफ गर्ल्स ऑफ फार्मर्स। यह कर किसानों से उनकी लड़कियों की शादी के समय लिया जाता था। दिस टैक्स वॉज कलेक्टेड ऑन वेडिंग ऑफ गर्ल्स ऑफ फार्मर्स। किसानों से उनकी लड़कियों की शादी के समय लिया जाता था। किसने लगा दिया? ये तो गलत सा था ना भाई, ये तो अपना रिवाज ही गलत हो गया। उल्टा अपना अब तो फिर भी खत्म हो गया। दादाजी की पीढ़ी तक अपने ये रिवाज था कि दादाजी कहीं पे जा रहे हैं, ऊंट गाड़ियों पर बैठ के जाते, और कहीं जा रहे हैं, रास्ते में कहीं टेंट लगा हुआ दिख गया, किसी गांव के अंदर ही टेंट लगा हुआ दिख गया, तो पूछते भाई शादी किसकी, लड़की की एक लड़के की। लड़की की शादी होती तो कन्यादान जमा करवाते, बोले थे उनके पास 5 पैसे ही, वो जमा करवा के गए, और उनको लगता था नहीं यार कन्यादान जमा करवाने से स्वर्ग मिलता है, तो कन्यादान जमा करवाते थे। तो एक तो हमारा रिवाज ये कहता है कि किसी कन्या की शादी हो तो कन्यादान जमा करवाना चाहिए, या अबे सामंत कराएगी मैं लूंगा, लड़की की शादी होगी तो मैं आपसे क्या लूंगा। तो किसान बड़े नाराज हुए। किसानों ने कहा कि हम तेरे खेती नहीं करेंगे, ऐसा पापी आदमी जो कन्या के पैसे खा जाए उसके राज में तो रहेंगे नहीं, हम तेरा बिजोलिया छोड़ के ग्वालियर चले जाएंगे। कहां चले जाएंगे? तो 200 किसान बिजोलिया छोड़ के ग्वालियर चले गए। हालांकि फिर कृष्ण सिंह के दिमाग में आया कि जब किसान खेती नहीं करेंगे तो टैक्स लेंगे कहां से, तो फिर तो गयार मना के लेके आया, टैक्स वगैरह भी थोड़े कम कर दिए थे, लेकिन एक बार किसान नाराज तो हुए। तो एक बड़ा कारण इसका कौन सा टैक्स था? चौरी। 1906 में कृष्ण सिंह की डेथ होती है। किसकी डेथ होती है? एक नया सामंत बनता है, पृथ्वी सिंह। कौन बनता है? पृथ्वी सिंह अपने यहां का नहीं था। तुम सुना करो रे, मुझे पता है तुम्हारे कांस्टेबल की तरीकी भी है कईयों के, मुझे पता है तुम्हें टैक्स का नाम याद है, पर इतना मानिए मैं तुमसे बहुत ज्यादा जानता हूं और काम की बात बताऊंगा। पृथ्वी सिंह नया सामंत बनता है। पृथ्वी सिंह बिजोलिया का नहीं था, पृथ्वी सिंह आया था जगनेर से। कहां से आया था? अशोक परमार कहां का था? जगनेर। कृष्ण सिंह के औलाद थी नहीं, तो सामंत के बेटा नहीं है तो गोद लिया जाए, तो गोद आपके मूल परिवार से लिया जाए। इन परमारों का मूल परिवार कहां था? जगनेर। तो इसको कहां से लेके आए थे? जगनेर। ये बाहर से आया था, इसलिए अपने यहां के रीति रिवाज जानता ही नहीं था। अपने यहां पे एक सिस्टम होता कि जब भी कोई नया सामंत बनता वो राजा को टैक्स देता। कौन किसको टैक्स देता? कौन किसको? नया सामंत किसको देगा? नया सामंत जब अपनी सीट पर बैठेगा तो राजा को क्या देगा? टैक्स। होता यह था, माना यह जाता है कि किसी भी सामंत को कौन बनाता है? राजा। यदि राजा बना रहा है तो उसके बदले में राजा आपसे क्या लेगा? टैक्स। सामंत का मतलब क्या होता है? सामंत का मतलब है कि जब भी राजा की लड़ाई होगी तो राजा की तरफ से लड़ने के लिए जाएंगे, तो राजा की तरफ से लड़ने जाएंगे तो लड़ने के लिए क्या लेके जाएंगे? तलवार। तो जब भी कोई नया सामंत बनता तो राजा उसके लिए तलवार भेजता। राजा क्या भेजता? तलवार भेजता। राजा के 2 बंदे आते, 2 बंदे आके उस नए सामंत के तलवार बांधते। तलवार बांधने का मतलब है तू मेरा सामंत है, मैं एक्सेप्ट करता हूं इसको कि तू मेरी तरफ से यहां पर सामंत है, तू यहां से टैक्स ले सकता है। तलवार बांधते तो वो नया सामंत जो था वो तलवार बांधते उनको गिफ्ट एक टैक्स दिया करता, उसको बोलते तलवार बंधाई। क्या बोलते? किसके बांधते तलवार? कौन बांधता? तो कौन किसको टैक्स देगा? सामंत। जनता का कोई लेना देना। ये पृथ्वी सिंह जब सामंत बना तो इसने तलवार बंधाई, राजा को तो दिया, फिर इसने जनता पे लगा दिया। तो जनता ने कहा हमें किस बात का? तो उसने खर्चा हुआ है मेरे, मैंने राजा को चेक वहां जमा करवाया। तो तेरे बाप ने भी करवाया था, तो तेरे दादा ने भी कराया था, तेरे परदादा सरदादा लड़दादा ने भी करवाया था, हमारे से किस बात का लिया जा रहा है? उसने कहा पंचायती ने, मेरे खर्चा हुआ मैं तुमसे लूंगा। इसलिए वो ये टैक्स किस पे लगा गया? जनता। जबकि टैक्स कौन किसको देता है? जनता का इससे कोई भी लेना देना। अब लिखो तलवार बंधाई कर। अगला टैक्स लिखो तलवार बंधाई कर। तलवार बंधाई टैक्स। लिखो इसके आगे लिखो,
यह कर नए सामंत द्वारा राजा को दिया जाता था। दिस टैक्स वॉज गिवन बाय न्यू फ्यूडल लॉ टू किंग। यह कर नए सामंत द्वारा राजा को दिया जाता था। दिस टैक्स वॉज गिवन बाय न्यू फ्यूडल लॉ टू किंग। यह कर नए सामंत द्वारा राजा को दिया जाता था। दिस टैक्स वॉज गिवन बाय न्यू फ्यूडल लॉ टू किंग। लेकिन 1906 ईस्वी में, बट इन 1906 एडी, लेकिन 1906 ईस्वी में, बट इन 1906 एडी, पृथ्वी सिंह ने यह कर किसानों पर लगा दिया था। पृथ्वी सिंह इम्पोज्ड दिस टैक्स ऑन फार्मर्स। पृथ्वी सिंह ने यह कर किसानों पर लगा दिया था। पृथ्वी सिंह इम्पोज्ड दिस टैक्स ऑन फार्मर्स। पृथ्वी सिंह ने यह कर किसानों पर लगा दिया था। पृथ्वी सिंह इम्पोज्ड दिस टैक्स ऑन फार्मर्स। पृथ्वी सिंह ने यह कर किस पे लगा दिया था? बाकी परसों पढ़ेंगे।